प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। दरअसल ये एक चीज जो देखने में आ रही कि राहुल गांधी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी तीखे से तीखे हमले कर रही है, यहां तक पूछ रही कि भाई तुम्हारी जात का ही पता नहीं है। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी को अगर पॉपुलर किया है किसी ने, उसके अंदर जो वो कहते हैं वो तो कंट्रीब्यूशन है, पर उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 20% होगा। भारतीय जनता पार्टी जितना उनका प्रचार करती है वो 80% कंट्रीब्यूशन है। आज राहुल गांधी के पास लगभग 26 मिलियन ट्विटर पे फॉलोअर हैं, जो आज से 4 साल पहले 12 मिलियन थे। डबल हो गया ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर। उसका कारण क्या है कि लोग क्या बोलते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसका वोट देंगे नहीं देंगे दूसरी बात है। अगर 52 सीटों से उनकी 100 सीटों के लगभग हो गया तो लोगों ने वोट भी दिए उनके। उनकी टूल की बड़ी क्लियर है। मुझे को लगता है इस मामले में राहुल गांधी जी मोदी जी की नकल कर रहे हैं। जितना खबरों में रहोगे, जितना सुर्खियों में रहोगे, जितना टीवी पे दिखाई दोगे, जितना आप सोशल मीडिया पे दिखाई दोगे, जितने आपके अकाउंट होंगे, उतनी ही आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, चाहे एक्सेप्टेबिलिटी हो या नहीं। तो टूल किट क्योंकि मोदी जी ने काफी पहले शुरू की थी, इन्होंने अब शुरू की है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स अभी शुरू नहीं हुआ है। टूल किट क्या है कि मेरे को सुनो, मेरे को देखो। जब आपने फैसला कर लिया कि मेरे को सुनना है, मेरे को देखना है, तो उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ एग्रेशन लेना पड़ेगा। अगर एग्रेशन नहीं लूंगा तो लोग सुनेंगे नहीं। और अपनी बात नई तरीके से कहने की बात है। जैसे उन्होंने कहा मोहब्बती दुकान, एक नारा लगा दिया। उन्होंने 2 बार यात्रा की, उसके अंदर उसके उन्होंने कुछ नारेबाजी की, परंतु अब जो बड़ी फोकस अटैक कर रहे हैं उनका भी ये कि मैंने बोलना है, उसके अंदर कितना सच है, कितना फैक्ट चेकिंग नहीं है। कई बार वो ऐसे वो कहते हैं ना, एक बार प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, उसने कहा कि आई कैन प्रूव anything by statistics but not the truth। कैनिंग साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था आई कैन प्रूव बाय एनीथिंग बाय स्टैटिस्टिक्स बट येट नॉट द ट्रूथ। तो इसमें अब ये पॉलिटिक्स ये है, इसमें यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स, यू कैन यूज एनी नंबर, तो उसके बाद उसमें सच है या नहीं है ये आप आपस में बहस करते रहिए। माय स्टैटिस्टिक्स आर बेटर देन योर स्टैटिस्टिक्स। ये एक आंकड़ों वर्सेस आंकड़ों की लड़ाई हो रही है। अब जो बात आती है कि जाति वजह से जो उन्होंने उठाया है, उनको लगता है जातिवाद दोबारा, क्योंकि जब 1904 के अंदर कौन से मैसूर के महाराजा से या कहीं केरला के थे, उन्होंने पहली बार वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था 1904 के अंदर। पहली बार भारतवर्ष के अंदर जाति शाहू जी महाराज, शाहू जी महाराज उन्होंने शुरू की थी 2004 के अंदर। उसके बाद मैसूर के महाराजा ने की थी, उसके बाद अंग्रेजों ने वो कम्युनल कमीशन बनाया था कुछ सब भी। तो इसके पीछे जो जातिवाद चला तो सच्चा लेता है, वो जातिवाद दोबारा से शुरू हो गया। उसके पीछे क्या पर्पस है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी एक तो अंग्रेजों की, तो डिवाइड एंड रूल है या सेटिस्फैक्शन है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कहती है इसके अंदर। पर राहुल गांधी के ऊपर बात करें तो ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिसमें पॉपुलैरिटी तो मिले, क्या पावर ना मिले, पर पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। तो ये उनका एक है कि मैं जब तक नोटिस नहीं दूंगा कि पिछली बार राहुल को डिस्कशन कितना कर रहे हैं, और टीवी वाले मजबूर दिखाना शुरू कर दें उनको। पहले दिखाते भी नहीं थे, अब दिखा रहे हैं उनको, हालांकि उतना टाइम नहीं मिलता जितना बाकी को मिलना चाहिए। उनकी अपेक्षा ज्यादा की है। तो मैंने कहा सुनो और देखो, ये उनका एक नारा है। वोट उसके बाद आता रहेगा अपने आप, क्योंकि ऑल्टरनेटिव लीडर विजिबिलिटी कौन है? 26 मिलियन फॉलोअर्स इसके होंगे, इसमें कोई नेता अभी नहीं है। अखिलेश यादव भी हैं, बाकी सब 20 से नीचे हैं, सारे के सारे आते हैं। तो सोशल मीडिया का माध्यम यूज करने का उनका तरीका है कि पत्रकारिता हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की हो रही है, उनको आगे लगता था कि उनको उसके अंदर वो स्पेस नहीं मिलेगा जो वो कहते हैं उनको डिजर्व करते हैं। हालांकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब तो हैं, अब पार्लियामेंट के अंदर उनके पास एक हथियार है कि जब भी वो खड़े होंगे स्पीकर को उनको मौका देना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका कि जब भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करता है तो स्पीकर हैज टू गिव एंड हीड। तो उसका वो फायदा पूरी तरह से उठा रहे हैं, कहीं भी खड़े होते हैं। पार्लियामेंट में पहले नाराज हो जाते थे, अब नहीं पूछता कोई पप्पू जी कहाँ हैं, अब तो वो हर बार दिखाई देते हैं। कभी वायनाड में दिखाई दे जाएंगे, कहीं आपको रायबरेली में दिखाई दे जाएंगे, कहीं पार्लियामेंट में दिखाई जाएंगे, कहीं किसी बच्चों के साथ बात करते पहले दिखाई दे जाएंगे, कहीं किसानों के साथ बात करते दिखाई जाएंगे। तो सुनो और देखो कि ये पॉलिसी है, ये सुना सुनने टूल किट है राहुल गांधी को अपनी सस्टेनेबिलिटी पॉलिटिक्स में करने की। बट बीजेपी क्यों उनको पॉपुलर कर रही है? आपने जो कहा ना कि बीजेपी 80% उनको पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है, अनजाने में कर रही है या जानबूझ के कर रही है? नहीं, बीजेपी के पास एजेंडा क्या है? 10 साल के अंदर राज कर रहे हैं, उनके पास एजेंडा क्या? उनको लगता है कि 100 सीटें उनके पास आ गई है, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से कोई भी नेता नेशनल लेवल पर नहीं एक्सेप्टेबल हो पाया।
बड़ी कोशिश की। मायावती ने नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश की, हर स्टेट में गई, उन्होंने 400 एमपी भी खड़े कर दिए थे एक बार। ममता बनर्जी स्टेट से बाहर निकलती नहीं है, चंद्रबाबू नायडू वहीं तक सीमित हैं। जितने भी रीजनल लीडर हैं, जो कास्ट बेस्ड हैं या रीजन बेस्ड पार्टीज हैं, उसके अंदर से कोई भी ऐसा नेता नहीं निकला जो नेशनल लीडर बन सके। कोशिश भी नहीं की। अब स्टैलिन साहब कहाँ हैं, हिंदी भी नहीं होते वो तो। अब शरद पवार एक थे, वो अपने सीमित हो गए, उनकी इमेज एज भी काफी हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव पार्टी है, जो सारे देश के अंदर कोई भी गांव, 7 लाख गांव के अंदर ऐसा गांव नहीं होगा जिसके अंदर कांग्रेस का एक वर्कर, चाहे वह साल का वो, दिखाई ना दे। तो कांग्रेस का स्टॉक है, कांग्रेस की फाउंडेशन है, जो खत्म हो जानी चाहिए थी। 124 साल की पार्टी 145 साल की पार्टी हो गई है, उस हिसाब से समाप्त होना चाहिए, जड़ कर गिर जाना चाहिए था पेड़। अगर कांग्रेस का पेड़ गिरा नहीं हो, बढ़ की तरह बढ़ता चला जा रहा है अपना एक्सपेंशन। तो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कांग्रेस कल्चर की। हालांकि कांग्रेस जो बनी थी वो खत्म हो गई है, परंतु कांग्रेस नाम का व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं किसी गांव के अंदर मिल जाएगा, उसको इकट्ठे करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। यंगस्टर जो है उनको क्या चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। पर अब जैसे आप पार्टी है, उसमें आप भी थोड़े दिन के रहे, उसमें क्या हुआ कि नए लोगों को लेके आए, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझते थे, जिनको एक आइडियलिज्म था उनके अंदर, ऑनेस्टी थी, सब पढ़े अच्छे घर परिवार से आते थे। उन्होंने मेहनत की और पार्टी को 2 सप्ताह में पाला कर खड़ा कर दिया। इसी तरह इनको लगता है राहुल गांधी उसी रस्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी मॉडल जो है वो भी ऐसा मॉडल है, जो नए लड़के उनके आसपास हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है, कोई पढ़ा लिखा है। इनविजिबल लोग जो हैं, तो वो जो पुराने कांग्रेसी थे, जो अपने कुर्ता पजामा पहन करके, टोपी पहन करके निकलते थे, जो रेवड़ियां बांटते थे, उस पार्टी को लेकर के इन्होंने कहा कि किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो नई राहुल गांधी की कांग्रेस, हालांकि 51 साल के हो गए हैं, परंतु उनके आसपास की टीम जो है उनकी हम उम्र है। अब वो पुराने जो लोग हैं, जिन्होंने कई डिवीजन किया, पार्टी के अंदर डिवाइड हो गए हैं। तो इस बार ये सच हुआ कि पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी जब से एक्टिव हुए हैं, कांग्रेस के अंदर जो बंटवारा होता था, जो खींचता नोटिस, जो डिफेक्शन होता था, उसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई है। कोई बड़े आदमी अभी डिफेक्ट करके नहीं जा रहा। पंजाब में 2-3 लोग गए थे लास्ट का। तो राहुल गांधी का ये है कि नई कांग्रेस से खड़ा करके ये ऑल्टरनेटिव उनकी समझ में आएगा कि कांग्रेस ही है, और कांग्रेस अगर ऑल्टरनेटिव है तो नेता कौन, राहुल गांधी है। तो अब उनके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। 23 लोग थे, उनमें से तो 5-10 लोग तो अभी पार्टी में बाकी चले गए। तो राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी इसलिए अटैक कर रही है क्योंकि उनको लगता है राहुल गांधी को जब तक हम अटैक नहीं करेंगे, वो उसका ब्रांड जो बढ़ रहा है, ब्रांड राहुल गांधी को डिमोलिश कैसे करना है, वो उनकी स्ट्रेटजी है। उसके अंदर वो अभी तक डिमोलिश करने के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर आपने केस कर लिए, वो बेल पर बाहर हैं, उनके ऊपर करप्शन के केस कर रखे हैं। आपने पीएमएलए बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं मेरे को है, नेशनल केस का है, वहां से पासपोर्ट ऑफिस चला गया वहां पर। तो अभी तक उनको आपने पकड़ा नहीं। वो कहते हैं कि मेरे को पकड़ेंगे, ये भी एक एग्जैजरेशन है। पकड़ना होता तो पहले पकड़ लेते। अब सुप्रीम कोर्ट जज आ गई है, जजमेंट एक आ गई है रेसिप की, जिसको आपने पहले नहीं पकड़ा, और जब कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस ली थी चार्जशीट की, उसके बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसी जजमेंट आई है, उसके ऊपर अप्लाई की थी कि मुझे पता नहीं। तो मेरे को ईडी रेड करेंगे, उनके क्या मिलेगा, ईडी को भी पता है कि उनके यहाँ क्या मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी वैसे ही पकड़ के सबके आदमी है, टी शर्ट पहन के चले जाते कहीं भी, 2-4 निकले कुर्ता पजामा पहनाया। तो उन्होंने अपना जो री इन्वेंटिंग ऑफ राहुल गांधी, वो प्रोसेस जो शुरू किया था, भारत यात्रा कर लिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ये री इन्वेंटिंग ऑफ राहुल गांधी चल रहा है कि अब मेरे को फोकस होकर के कहीं सीक्रेट हॉलीडे पे नहीं जाना, अभी तक नहीं गया, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अपनी हैबिट वही है, टी शर्ट भी वही है, कोई फैशन के कपड़े भी नहीं पहनते। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन जो दिखाई देते हैं आपको, जो एक ही टी शर्ट को पहने, व्हाइट टी शर्ट रोज पहुंच जाते हैं। तो वो भी उनकी आइडेंटिटी है। मेरी आइडेंटिटी क्या कि मैं फक्कर हूँ, टी शर्ट के अंदर रहता हूँ, मैं भाषण करता हूँ, मेरे को शौक नहीं है कपड़े पहनने का। तो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मेरी यूनिक आइडेंटिटी है राहुल गांधी विद टी शर्ट एंड टॉकिंग इज माइंड, ही इज वॉकिंग द टॉक है। तो इसलिए वो आइडेंटिटी बनाने के लिए मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन, मोदी अच्छा भाषण करते हैं, उतना अच्छा भाषण राहुल गांधी शायद कभी नहीं कर पाएंगे, परंतु फोकस होकर के अटैक करना, जिसको मोदी को भी बोलना पड़ा उसके ऊपर, अनुराग ठाकुर। क्योंकि अब बजट देखिए ना, अब बजट के ऊपर डिस्कशन हो रही है, राहुल गांधी बजट के ऊपर नहीं बोल रहे, बाकी चीजों पे बोले जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर बजट पे नहीं बोल रहा, 19-20 स्पीकर बोले, मैं देख रहा था उनकी स्पीच, हार्डली 2 लोगों ने, किसी ने 40 मिनट भाषण दिया, किसी ने 35 मिनट दिया, किसी 8 मिनट दिया, 8 में से 7 मिनट वो बाकी चीजों में बोले, बजट के बारे में। किसी को बजट पढ़ना नहीं आता, किसी को या पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसके बावजूद ऐसे मंत्री भी जो है, जिन्होंने रिप्लाई दिया, वो बजट के बारे में कम बोले, आखिर बोल दिया हमने ये किया, हमने इतनी सड़कें बनानी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बजट होता क्या, लेखा जोखा होता है, कितने पैसे आएंगे, इतने जाएंगे।
अब तो वो भी नहीं बताते कहाँ जाएंगे पैसे, पहले तो ये भी पता होता था इनकम कहाँ से आएगी, अब वो भी नहीं आता, इनकम बता देते इतनी आएगी। तो बजट के अंदर तो बजट का मजा चला गया, सिर्फ ये कि भाषण है 1.5 घंटे का, तो उस भाषण के अंदर आपने देखा इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कम डिस्कशन हुआ। ये पॉलिटिकल बजट भी था, उसके ऊपर जितने लोग भाषण करते, आज की बात नहीं है, अब ज्यादा शार्प हो गया है क्योंकि अब पर्सनल हो गया। जब तक आप राहुल गांधी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो बीजेपी पे आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी, आप टॉप 10 में नहीं आएंगे। तो कांग्रेस में ऐसा है कि जब तक आप मोदी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे आप भी टॉप 10 में नहीं आएंगे। तो भाषा ढूंढते हैं हर चीज के अंदर, कंपटीशन ये है कि कौन किसको ज्यादा कर सकता है। तो जिस तरह की भाषा अनुराग ने ठीक यूज की या राहुल गांधी ने की, उनके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि पॉलिसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर्सनैलिटीज आर इम्पोर्टेंट। हमने पर्सनैलिटीज को डिमोलिश करके अपनी राजनीति एक ही करनी है। तो राहुल गांधी एक ब्रांड है, पॉलिटिकल ब्रांड है, मोदी एक पॉलिटिकल ब्रांड है, दोनों को डिमोलिश करने में कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी पर्सनली अटैक करते हैं तो मोदी भी उसी भाषा में अटैक करते हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर को इतना अटैक नहीं करना चाहिए पर करते हैं क्योंकि बाय नेचर अग्रेसिव है। तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने से उनको लगता है कि हमने राहुल गांधी जो इमर्जिंग ब्रांड है पॉलिटिकल, जिसको हमने पप्पू कह करके 20 साल के अंदर उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेटस भी चला गया, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो राहुल गांधी एक जैसे हम बालक जीवी बालक बुद्धि के लोग हैं, इस तरह की भाषा कह देना प्राधारण नहीं, कोई सब यूज कर रहे हैं सारे लीडर की बालक बुद्धि है। बालक तो नहीं है, 51 साल का है वो ठीक है, पर बालक बुद्धि कहने से क्या उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है? नहीं, आपके वर्कर्स में तो हो जाएगी। वर्कर्स का मजाक उड़ाएंगे कि बालक बुद्धि है, कि ट्विटर पे अगर आप स्टडी करें तो उसमें उनके लोग ही करते हैं बालक बुद्धि है या कुछ, तो अपने अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। राहुल को अटैक करने से मैंने बताया ना, बीजेपी के लोग भी ट्रोल आर्मी है, कांग्रेस की भी ट्रोल आर्मी है, तो इसमें सोशल मीडिया में अभी कंपटीशन काफी हो गया। पहले तो कांग्रेस पिछड़ी हुई थी, अब मेरे को लगता है वो थोड़ी आगे है बीजेपी के मामले में, इसलिए बीजेपी की भाषा थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है, वो गाली गलौज की भाषा ज्यादा हो गई है, क्योंकि उनके पास डिस्कशन के लिए अटैक करने के लिए 20 साल के ऊपर अटैक करते रहे गांधी परिवार के ऊपर। अब नई चीज ढूंढनी पड़ेगी ना, नई क्या ढूंढेंगे जब वो सत्ता ही नहीं 10 साल से है नहीं, तो राहुल गांधी के ऊपर क्या अटैक करोगे आप? उनके अंदर ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही है कि राहुल गांधी के ऊपर क्या अटैक करें। पर राहुल गांधी को डिमोलिश करने के, बदनाम करने की, बुद्धिजीवी बालक जीवी, हालांकि सब्सटेंटिव इश्यू के ऊपर मैं अभी भी समझता हूँ राहुल गांधी की कोई बात मेरे को समझ में नहीं आती। उनकी इकोनॉमिक्स क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी डिप्लोमेसी क्या है, सिवाय ये कि हम जाति का सर्वे मैं कराऊंगा यहाँ दिखा के दूंगा, करा देंगे आप जब आएंगे, आपकी सरकारें करेंगी। तो कहना क्या चाहते हैं जाति सर्वे से? जाति सर्वे के बाद आप क्या फर्दर डिवाइड करेंगे सोसाइटी को? पर आपको क्या लगता है, ये जो कास्ट सेंसस को लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगता है कि इसका थोड़ा बहुत असर तो उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी मोदी से ज्यादा भी दिखाई पड़ती है, ऐसा सीएसडीएस का सर्वे भी कहता है, और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के नतीजे हैं वो भी उसी ओर इशारा करते हैं। तो ये जो कास्ट सेंसस जो कांग्रेस पार्टी एक जमाने में रिजर्वेशन या मंडल कमीशन पे विरोध करती थी, जवाहरलाल नेहरू तक ने कहा था कि आरक्षण ठीक नहीं है, अब राहुल गांधी उसको लेके आ रहे हैं, इसके पीछे की उनकी मंशा क्या है, क्या पॉलिटिक्स है उसके पीछे की? भाई स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि कॉस्टिज्म इंडिया टुडे बेसिस, इंडिया में ऐसे चल रहा है कि एक फादर का बिजनेस उसका सब बेटा ले लेता है। उन्होंने भाषण में कहा था, कैसे कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं है, 1900 के अंदर कहा था। तो कॉस्टिज्म हमारे पार्ट है। जो आप जो बात कह रहे हैं ना, सवाल ये कि यूपी का एग्जाम्पल क्यों देते, मैंने पहले भी आपको कहा था, महाराष्ट्र में हार गए तो वहाँ क्या करूँ, राजस्थान में आके आदि चीजें क्या वहाँ करता। तो ये तो आप कह सकते हैं कई स्टेट के अंदर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा थी, यूपी में ज्यादा थी। यूपी में क्योंकि आप देखेंगे 1900 जब भी 2014 के अंदर सीटें आई थी, उसके बाद 2019 में उससे कम आई, 2019 से आपसे बहुत ज्यादा कम आई, इतनी इफेक्ट नहीं थी। आप कहते कास्ट ये नहीं है, ये तो अब देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी का असेंबली के अंदर ब्राह्मण होगा, ये पहली बार पार्टी में हुआ है। अगर उन्होंने अपनी रिकंसिडर किया अपना कास्ट कमी की, यादों से काम नहीं चलेगा। मायावती जब आप सोचा कि ब्राह्मण समाज खड़ा किया था, जब जीती थी जब पहले 2007 में जीती, 7 के अंदर जब सीटें लेकर के आई थी, उन्होंने एक कास्ट कॉम्बिनेशन किया था, उन्होंने दलितों को छोड़ के ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सीटें दे दी थी। तो ये तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी अखिलेश यादव की, जिसमें वो जीत गए, इसलिए कि बैकवर्ड छोड़ के चले गए। उन्हें खड़े जहाँ बैकवर्ड जीतना चाहिए था उन्होंने फॉरवर्ड खड़ा कर दिया, अति बैकवर्ड जो होना चाहिए था उसी देवा उन्होंने ऐसी कास्ट कम्युनिटी कर दिया, अयोध्या के अंदर खड़ा कर दिया। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ज्यादा था और एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ती चली जा रही थी, भी कम होती चली जा रही है। तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है, ये डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, क्या है उसके अंदर ये लगता है कि कई पिछड़ी जातियां हैं, मोनोपोली हो गई है
पिछड़ी जातियों में रिजर्वेशन के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो लैंडेड पीजेंट्री है, जो अमीर लोग हैं ओबीसी के अंदर, उन्हीं के लोग टॉप सीट पे आ गए, अपने आप में बांटे, अपने आप को बांटे। जो कब्जा एक बार कर लिया आपने, वो बैठ गए। शेड्यूल कास्ट के अंदर जगजीवन राम जी की बेटी IAFS में भी आ गई, स्पीकर में बन गई। ऐसे मैं बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ओबीसी के अंदर जितने भी लीडर हैं उनके, ये जो पॉलिटिक्स है इन हेरिडिटरी हो गई है, रिजर्वेशन भी हेरिडिटरी हो गई है कि आप इसी परिवार से दूसरे परिवार में आएंगे। मैं एग्जाम्पल देता, VP सिंह जब मंडल कमीशन कर रहे थे इम्प्लीमेंट, मैं इसलिए तक कि मैंने कॉलम में लिखा, कल आ भी जाएगा, उसके कई चीजें मैं छोटी छोटी लिखता रहता हूँ जो मेरे को पता होती है। VP सिंह ने मंडल कमीशन, क्योंकि मैं बड़ा इन्वॉल्व था उसके अंदर, कि एक तरह ये सरकार नहीं गिने, मेरे दोस्त थे, तो कह रहे प्रभु तुम्हें जाके अडवाणी से बात करो। मैं क्या करूँगा, और जाके बाकी लोगों से भी बात करो। मैंने क्या कहो जी, मैं मंडल कमीशन ड्रॉप करने के लिए तैयार हूँ अगर ये सब ये मान जाए एक परिवार से एक ही आदमी IAS IPS में आएगा, चाहे अगड़ी हो या पिछड़ी। ये हम फैसला करें। झगड़ा क्या है, रिजर्वेशन हर जो सीनियर पोस्ट है ग्रेड A1 की किसी प्रोफेशन में, उसमें जिस परिवार से एक आदमी आ गया इकोनॉमिक हिसाब से, जिनकी इनकम इतनी इनकम भी हम फिक्स रहेंगे, उसके बाद मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, मूव करूंगा रिजर्वेशन। मैंने सब पॉलिटिकल पार्टी से बात की, कोई भी एग्री नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक समय में एक ही परिवार के लोग IAS के अंदर 18 लोग थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 18 सदस्य IAS के अंदर थे। अभी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई थे अभी रिसेंट जमाने, उनके 8 लोग अभी भी IAS के अंदर हैं, एक ही जाति के हैं, वो भी एक ही जाति के थे। तो ये आप देखिए, जितने भी शुरू का सर, जितने एक बार उनका जो जजमेंट आई है कि IAS बन जाए, उसके बाद घर के अंदर एजुकेशन अच्छी मिलती है, उसको खाने पीना अच्छे मिलता है, तो उसको दोबारा रिजर्वेशन क्यों चाहिए? अगर बेटे को नहीं पढ़ाया उसे ठीक ढंग से, और फर्स्ट डिवीजन में पढ़ने वाला लड़का या किसी कॉलेज में दूसरे में पढ़ता है, उसको तुम रिजर्वेशन नहीं दोगे। तो जो जातियां आपने छोड़ दी है, अगर स्टडी करें, जो अभी तक 1800 जातियां ऐसी हैं जो शेड्यूल का अंदर रजिस्टर किया हुआ है, अब 1200 और सब कास्ट हैं, उसमें से कई लोग हैं ही नहीं IAS के अंदर। एक पर्टिकुलर जाति के शेड्यूल का सबसे ज्यादा हैं, दूसरे नहीं है जी, बैकवर्ड में ये खास किस्म के हैं। तो जो अब दूसरा कोटा आ गया डिसेबिलिटी का, आप देखिए ना कितने सर्टिफिकेट बन रहे हैं बोगस डिसेबिलिटी के नाम से, कोई किसी के नाम से बन रहा है। तो रिजर्वेशन जो है ये एक मोनोपोली हेरिडेटी जैसे बिजनेस है, रिजर्वेशन भी वैसे ही बाप से बेटे, बेटे से पोते, पोते से जाता जा रहा है। तो उसको रिजर्वेशन को बोलने को उनको लगता है कि अगर नीचे की बात ले जाऊंगा मैं, जो डिप्राइव्ड क्लासेस रह गई हैं, जाति का होगा अगर जातिवाद, तो जातियां जो रह गई हैं कम, उनकी संख्या ज्यादा है। जिनको रिजर्वेशन मिल रही है उनकी संख्या कम है। ये लोग 20% हैं उन जातियों में जिनको IAS और IPS मिल रहा है। 80% लोगों को अभी तक कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं, क्योंकि उन तक वो रिजर्वेशन में है ही नहीं, सब ऐड ही नहीं किया गया, सबका उसको बाहर रखा गया। तो इसलिए उनको लगता है वोट बैंक का कहीं से नहीं आएगा, तो वोट वही है जो सबसे नीचे है, वही वोट डालने आते हैं। तो वो नया वोट बैंक ढूंढ रहे हैं जातियों में, जो जातियों को अभी तक लाभ नहीं हुआ। ये जैसे बिहार में सबसे पहले उन्होंने सर्वे कराया, कर्नाटका में वो पब्लिश नहीं कर रहे, उन्होंने वहां पर भी करा दिया। तो मेरे को लगता है कि जातिवाद पर बोलने को लगता है कि जो जाति है जिनको अनएम्प्लॉयड बढ़ती चली जा रही है, लोगों को लगता है गवर्नमेंट नौकरी सबसे अच्छी नौकरी है। नीचे के लोग यही सोचते हैं, चलो चपरासी बन गए अब तो बड़े खुश हैं उसके अंदर, या कांस्टेबल बन गए वही खुश हैं। तो उन नौकरियों को ढूंढने के लिए जब तक आप जातियों का सर्वे नहीं कराएंगे, उसके बाद आप कहेंगे सरकार में कितनी नौकरियां इनकी, जैसे वो हर जगह पूछते हैं कि हाँ इतने सेक्रेटरी थे जिन्हें हलवा बनाया उसमें कितने हरिजन थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसमें एक दलित थे, वो दूसरी बात है। हर जगह जाके पूछते हैं तुम्हारे एडिटर्स में कौन दलित है। तो एक प्रोवोकेटिव लैंग्वेज जिन लोगों को आप नहीं ले सकते, एडिटर चूज करेंगे, हम दलित को तो चूज किया। मैं तो जब इंटरव्यू करता था मैं दलित को नहीं रखता था, अब मैं अपने सामने तुम्हें कह रहा हूँ, मीरा कुमार जी का बेटा जो है अंशुल स्टीफन कॉलेज से पढ़ा हुआ है, जब मैंने उसको रखा इंडिया टुडे में मेरे को पता भी नहीं था उनका बेटा मेरिट पे डिसाइड हो गया। तो ये क्या मतलब हुआ, क्या मैं उनको बता नहीं, मैंने इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर रखा था, अंशुल को दलित था, इसलिए रखा था मैं दलित था। ये जो कहना कि दलितों को आप बदनाम करके दलित को आप कहते हैं कि हमें तुम निकले आए सर्विस में क्योंकि तुम दलित हो, दरवाजे तुम मेरिट पर डिजर्व नहीं करते, ये बदनामी उनकी हटनी चाहिए। अब उनका कोटा है ठीक है, मेरिट भी होनी उसके अंदर, तो उसका लगता है कि जो लोग छूटे रह गए हैं, राहुल का ये है कि जो दलित या शुरुआत बाहर रह गए हैं उन लोगों को कैसे इसमें लाया जाए, उनके माध्यम से कैसे अपने वोटों की संख्या बढ़ाएंगे। सीधी सीधी वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि उनका स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए?
देखो जब एक ब्रांड कम होता है दूसरा मार्केट में आएगा ना। जैसे जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स बीजेपी का होगा कि 15 साल अगर हो जाएंगे, उसके बाद जैसे अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर है वहां की, कितना सड़कों के ऊपर लोग उतर गए, इतनी मेजोरिटी से जीती थी वो पिछले इलेक्शन के, उससे पहले भी। तो उसके बाद गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जब आप आ जाते हैं सत्ता के अंदर, जब तक नए आइडियाज आपके पास नहीं आएंगे, रिवर्स नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी भी नहीं चल पाई थी 10 साल के बाद, नेहरू भी जीते थे, तीसरी बार बहुत कम होती। तो मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल के अंदर एक पीरियड होता है, इस पीरियड के अंदर आपकी, वैसे एम्पेरिकली देखा है कि एक लीडर की शेल्फ लाइफ 10 साल होती है पॉपुलैरिटी, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आपको स्टडी कर लीजिए, इसमें मिल दिया कईयों की ज्यादा चलती है, पर कुछ लगता है मोहनलाल सोहारी जैसे जो है, जो राजस्थान के अंदर 17-18 साल तक, वो इंडिविजुअल लेवल में बहुत कम लोग हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस जब एडवांटेज अपने बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम होगी, क्योंकि क्या नई चीजें बोलेंगे आप, हिंदुत्व एजेंडा आपका पूरा हो गया। जैसे नजरुलैंड पे देख लीजिए आप, बीजेपी के अंदर एक नई चीज लेके आए कि हम पोलराइज करेंगे, उल्टा पड़ गया, आपको वापस सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा बिल कि नजुल क्योंकि उर्दू वर्ड है तो उसका असर पोलराइजेशन पे होगा, ये सोच है। तो उसका वो इलाहाबाद के उनके अपने पंडित जो सारे नाराज हो जाएंगे कि उनकी नजुल जमीन है। तो ये स्टडी करने की जो आइडियाज की जो है ना, अब 15 साल के बाद बीजेपी के अंदर आइडिया फैमिन आ गया है। वहां पर आइडिया का फैमिन है, इस वक्त नारे का फैमिन है। तो फैमिन से निकलने के बाद उनको लगता है दूसरी पार्टी अगर बोल रही है, राहुल नई बात कर रहे हैं कुछ, तो उनके लिए तैयार है। तो इट इज कॉम्पिटिटिव, अब चल रहा है कंपटीशन ऑफ आइडियाज, वेदर दे आर फिजिबल और नॉट। वायदे करना, नए वायदे करना, अब बीजेपी के बाद नए वायदे करने कुछ है नहीं कि हमने इतना बांट दिया, इतना बांट दिया, इतना बांट दिया, आपने ये क्यों किया, तुम्हारे राज्य में एक्सीडेंट इतने होते हैं, हमारे राज्य में इतने होते थे। वो तो हार गए ना, हमने निकाल दिया 2 बार आपको। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने निकाल दिया उनको पनिशमेंट, इमरजेंसी को बढ़ा दिया, उसके बाद लेके भी आती 2/3 मेजोरिटी से। तो ये इश्यू अब जो जनरेशन, थर्ड जनरेशन इमरजेंसी के बाद आ रही है, उसको ये बातें समझ में नहीं आती। आप रिमाइंड करते रहिए। मैं तो इमरजेंसी का उसमें हूँ, हालांकि मैं जेल में नहीं गया, इसलिए मैं उतना प्रिविलेज इमरजेंसी विक्टिम नहीं हूँ जो बाकी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे आइडिया लाने पड़ेंगे, उसकी वजह से आइडिया नहीं है तो राहुल को डिमोलिश करना है, और राहुल का ये कि मैंने मोदी को डिमोलिश करना है। तो इट इज कॉम्पिटिशन ऑफ पर्सनैलिटी, अल्टरनेट पर्सनैलिटी एंड आइडिया। अब बीजेपी को री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को, अगर उनको रहना है। उनकी मार्केट का शेयर कम होता जा रहा है तो कांग्रेस का बढ़ता है, क्योंकि कांग्रेस जहां बीजेपी है जीती है, वो कांग्रेस आ रही है। बट प्रभु आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी थोड़ा सा आप रिवोल्यूशनरी बात कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी इन द सेंस, क्योंकि आज इस देश के अंदर हर आदमी नरेंद्र मोदी को का मुरीद बनने की कोशिश करता है, बीजेपी का मुरीद बनने की कोशिश करता है। आपने कहा कि बीजेपी को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, तो क्या यह माना जाए कि अब बीजेपी मोदी एरा से आगे अगर निकलना है तो फिर उसको अपने आप को नए सिरे से चेंज भी करना पड़ेगा और शायद नई लीडरशिप भी लानी पड़ेगी? लीडरशिप तो क्या डिपेंड करता है, एक लीडर नया आइडिया भी ला सकता है। पुतिन को देखिए आप, सन 36 से चलेगा वो, हालांकि वो कंपेयर नहीं करते पॉलिटिकली, पर वो अपने आप को कभी प्रेसिडेंट बनता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बनता है, या अपने आप करता है। बट पॉपुलैरिटी उसकी अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, कम नहीं हुई है। चाइना में देख लीजिए आप, वो भी लाइफ टाइम हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी अब थोड़ी कम होती चली आ रही है। री इन्वेंट का मतलब ये है कि जो आइडिया था, अपने हिंदुत्व एक मॉडल था आपका, आपने राम मंदिर बना दिया, 370 अबॉलिश कर दी, आपने ऑनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने नाम बदल दिए सब शहरों के, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर सब करेक्टर बदल दिया। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आपने कर ली, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लिए, उसके बाद आप क्या कहेंगे? अब किसान को कहते हैं हमने इतना दिया, अगर आप कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबी रुपये ऊपर आ गए हैं, तो फिर आप इतने पैसे क्यों दे रहे हैं लोगों को? फ्री राशन क्यों खिला रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को फ्री भी खिला रहे हैं, 80 करोड़ गरीबी से ऊपर भी आ रहे हैं, तो 160 करोड़ हो गए। इतनी तो पॉपुलेशन है नहीं हमारे पास। तो आप जो कहते हैं हमने सड़कें बनाई हैं, ठीक है बनाई हैं, आपको सड़कें, अनएम्प्लॉयमेंट अभी दिखाई दे, आप कहते हैं आपके पोर्टल पे अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है नहीं। तो आइडिया कम है कि जो लोगों को पसंद करे। आज का नौजवान नए आइडिया के प्रति, टेक्नोलॉजी का फायदा क्या हुआ आपको? टेक्नोलॉजी से आपने रिप्लेस कर दिया, और टेक्नोलॉजी की वजह से आप अब धीरे धीरे जीएसटी जैसे है, आज से 1 साल पहले जीएसटी के प्रति गुस्सा लोगों में नहीं था, आ जा रहा है। और लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है, जब जीएसटी लगना शुरू हुआ लोगों के ऊपर। आज मैंने एक बीजेपी समर्थक, बहुत बड़े समर्थक है, एकेडमिक्स हैं, उनका ट्विटर देखा। उन्होंने लिखा कि ये पहली बार हुआ है कि जो रिसर्च करेंगे, रिसर्च पेपर लगेंगे, रिसर्च वर्क इज सर्विस, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एक और बीजेपी समर्थक पिछले 15 साल से गुणगान से बाज नहीं आते थे, कहते मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, ये जीएसटी लगाया।
यानी रिसर्च पेपर की वैल्यू कैसे लगाओगे आप, कितने का ये रिसर्च पेपर, पर जीएसटी अथॉरिटी इंक्लूड कर लिया उसको। तो ये पुराने आइडियाज भी आपको जब इम्प्लीमेंट किए, जीएसटी था कि बिजनेस सोल्यूशन था कि ईज ऑफ बिजनेस होगी, वो अब क्या हो रहा है कि लोगों का एकदम गरीब आदमी को लगने लग गया कि जीएसटी मेरी जेब से जा रहा है, वो जा रहा है सरकार के पास 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने आ जाता है। तो आइडिया अच्छा था। अब बीजेपी को, लीडरशिप को नए आइडिया लाने पड़ेंगे जिसके अंदर इंक्लूसिव लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। अभी तक था कि बिजनेस अभी भी वेल्थ क्रिएटर आर वेलकम, जो पूंजीपति हैं उनको आपको आना पड़ेगा, वेल्थ क्रिएटर नहीं, जो नीचे वाला है। जब तक नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा, बॉटम अप अप्रोच करना ढूंढना पड़ेगा। नीति आयोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिखता रहता है। नीति आयोग ने कोई सेंटर बंद करा दिए, नीति आयोग के पास पावर, नीति आयोग के पैरेलल सेंटर बन गया। तो नीति आयोग का अच्छा आइडिया था, वो बन गया ऐसा कि वो इवेंट ही करते रहता है। नीति आयोग मोर इवेंट देन एनीबडी एल्स। नीति आयोग क्या करता है, रैंकिंग शुरू कर दिया, हर बात की रैंकिंग, अमेरिकन मॉडल उठा के चले आते हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, अस्पताल की रैंकिंग, स्कूल की रैंकिंग, इसकी रैंकिंग। तो रैंकिंग से क्या होता है, स्कूल की कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है हर चीज, चाहे उसकी वैल्यू कुछ ना हो। तो ये मॉडल जो है वेस्टर्न मॉडल, अब उसको आपको ट्वीक करना पड़ेगा, भारत को सीख के भारत को आगे रखना होगा, इंडिया को भूलना होगा थोड़े दिन के लिए आपको। ये अभी बिल्कुल लगता है कि रीइन्वेंट नहीं कर, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लीडर उनके पास है, एडवांटेज उनके पास है, पैसा भी उनके पास है, साधन भी उनके पास है, सत्ता भी उनके पास है, वो अभी सस्टेन अपने आप को कर सकते हैं। जब तक राहुल गांधी अभी तो मारुति गाड़ी बैठे हैं, जब मर्सिडीज बैठना शुरू हुए स्पीड वाली पे, उससे रोकने के लिए आपको बीच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये यूपी में जो कुछ हो रहा है योगी आदित्यनाथ को लेके, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये मतलब इट्स अ वॉर या फिर क्या है ये? मैं ये देख रहा हूँ पिछले 10 से कि अभी जो भी आपका पोर्टल है या टीवी चैनल है, बिना यूपी के बात होती नहीं है। योगी या यूपी, उसके अब देखिए आपने नजुल का उदाहरण दिया, पार्टी के प्रेसिडेंट जो उत्तर प्रदेश के, वही उसका विरोध कर रहे हैं। दिया कि मैंने कहा रीइन्वेंट करना पड़ेगा पार्टी, उसमें दिया मैंने। आप देखें यूपी के अंदर क्या हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था, जो यूपी के अंदर मोदी योगी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनके ऊपर करते कोई चार्ज नहीं है। 360 सीटें फिर भी लेकर, 260 सीटें फिर भी लेकर के आए थे, 43 सीटें, क्योंकि लोग मानते हैं कि कैंडिडेट गलत सिलेक्ट हुए थे। वहां पर जो भी हो रहा है इंटरनल झगड़ा है, सेंटर में कुछ हो सकता है, परंतु अल्टीमेटली ये है कि उनके बाद क्या केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट नहीं जीत पाए, ईमानदार आदमी है, अच्छी लीडर है, क्या वो तो आगे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। पाठक साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण है, बीएसपी से आए हैं, अभी आरएसएस में एक्टिविटी है कि नहीं, क्या वो ले जा सकते हैं? चौधरी साहब जो आपके अध्यक्ष, उनका नाम मैंने आप पहले सुना, मैं बीजेपी को 50 साल से कवर कर रहा हूँ, उनका नाम पहले बार सुना। तो सवाल ये है कि आप जब बात करते हैं योगी, ठीक है योगी जी खराब होंगे, और कौन है? और कौन है बताइए। अब मोदी जी अच्छे हैं या बुरे हैं, मोदी के अलावा कौन? सेंटर में फिर भी नाम ले लेते हैं, गडकरी कह देता है, कोई कह देता है राजनाथ सिंह हो सकते हैं, परंतु यूपी में जो डिस्कशन हो रही है वो हम लोगों की जर्नलिज्म में बहुत है। मेरे को लगा यूपी इज वन स्टेट अनफॉर्चुनेटली जहां जर्नलिस्ट डिवाइडेड है इसके बारे में। पार्टी इतनी डिवाइडेड नहीं है जैसे जर्नलिस्ट पार्टी डिवाइडेड है, मतलब पार्टी में 3 फैक्शन है, जर्नलिस्टों में 5 फैक्शन। वो सुबह उठते हैं कि आज योगी को हटाना कैसे है, दूसरा उठता है कि उसको बचाना कैसे है, अमित शाह को गाली कैसे देनी है, तीसरा कहता है योगी कैसे गाली देनी है। वहाँ जो हो रहा है वो महाराष्ट्र इलेक्शन, वहाँ लीडरशिप चेंज जहाँ भी किया बीजेपी ने, हमेशा नुकसान हुआ है, उसका फायदा कभी नहीं हुआ। चाहे कई स्टेट वाले एम्पेरिकल स्टडी देख लीजिए, कांग्रेस की एम्पेरिकल स्टडी देख लीजिए, सुषमा स्वराज को था दिल्ली में, आर के दफाया हो गया, शीला दीक्षित बन गई थी, मैं इसे एग्जांपल बहुत दे सकता हूँ। जी। तो मेरे को लगता नहीं है योगी जो है ना, एक जैसे शाहरुख खान की फिल्म है या उसकी फिल्म है खान ब्रदर्स की, सलमान खान आई है, उसके अंदर आप कि कुछ ना कुछ तो होगा, तो नहीं बोलेंगे तो चलेगी कैसे? ये तो सत्ता का खेल है। योगी जब तक है, योगी का ऑल्टरनेटिव वहां नहीं है। योगी जो कर रहे हैं उनके ऊपर पर्सनल करप्शन चार्ज कोई नहीं है, उनकी इमेज अभी भी क्लीन है, वो अपना फर्म भाषा बोलते हैं, उनके कपड़े वही हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। हालांकि जब पहले किसी घर में जाते थे वहां भी पीले कपड़े रखने पड़ते थे, वो बंद कर दिया उन्होंने। तो योगी ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, क्योंकि अब थोड़ी उस तरह की भाषा जो पहले बोलते थे अब नहीं बोलते, आपने सुना होगा। और लोगों ने इस हार के बाद उन्होंने मिलना शुरू कर दिया, लोगों को एमएलए से बात करनी शुरू कर दी। तो यूपी में जो कुछ भी हो रहा है वो
अगर बदलना होगा तो उनको पता होगा, मोदी जी को। हम और आप किसी को नहीं पता। नहीं पता। इसलिए जब हम लोग ये कह सकते हैं कि योगी है कि पत्रकारों ने इतना डिसीजन है, मतलब मैं तो पहली बार मिलता हूँ टीवी चैनल में, कभी भी जाने का मौका मिलता है तो मुझे पता होता है कौन सा पत्रकार क्या कहने वाला है। मैं तैयार होकर जाता हूँ, यहाँ आया है तो ये मोदी के बारे में, योगी के बारे में ये बोलेगा। पहली बार हिंदुस्तान में मैंने देखा है पत्रकार इतने प्रेडिक्टेबल कि आप कह नहीं सकते। हम और आप योगी को नहीं हटाने वाले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, इतनी अच्छी तरीके से बात करने के लिए। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।